बदला तो ले लिया है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हूती का भी जवाब सामने आ चुका है। हूती ने कहा है कि जो ये हमला किया गया उसका बदला लिया जाएगा। कुल मिलाकर जो युद्ध है वो अब अलग ही रूप जो है लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इजराइल के हमले पर हूती ने जवाब दिया और कहा कि जल्द ही हमले का आक्रामक जवाब जो है वो मिलेगा। ये हूती की तरफ से जवाब दिया गया है। और देखिए लगातार जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रहा था, अब ये जंग यमन तक पहुंच चुका है। यमन में जिस तरीके से इजरायली सेना ने हमला किया, अब इसे लेकर हूती का ये जवाब, और ये कहा गया है कि बदला लिया जाएगा, हमले का बदला लिया जाएगा और ये बदला जल्द ही लिया जाएगा, जवाब जरूर मिलेगा, ये कहा गया है हूती की तरफ से। तो लेकिन लगातार जिस तरीके से बमबारी कल हुई और इसके बाद जो वहां पर तबाही यमन में मची है, इसके बाद हूती का ये जवाब सामने आया है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने यमन पर हुए हमले की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने इजराइल की तरफ से किए गए इस स्ट्राइक की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान ने यमन पर हुए हमले की निंदा कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के हमले की निंदा की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरअसल ईरान की तरफ से अब ये कहा गया है कि ये जो हमला हुआ है वो निंदनीय है, यानी ईरान एक बार फिर इजराइल की खिलाफत करता हुआ दिख रहा है। यमन पर जिस तरीके का एयर स्ट्राइक किया गया है, उसको लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है वो जारी हुआ है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक तरफ यमन पर जोरदार एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से, और इस बीच भारी नुकसान इजराइल को पहुंचा। ऑल डिपो पावर स्टेशन पर बम दागे गए हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर इजराइल के इस हमले की निंदा की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बड़ा नुकसान यमन को हूती विद्रोही लगातार जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, उसका जोरदार जवाब दिया गया है आईडीएफ की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बात की है अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से। और क्या बात है हम आपको बता दें, क्योंकि देखिए लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ये बातचीत की है, और बातचीत में आखिर क्या निकल कर सामने आई ये भी देखना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री से ये बातचीत हुई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से हमला हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि यमन को काफी नुकसान पहुंचा इस स्ट्राइक से। और ऐसे में अब देखिए लगातार जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री से उनकी बातचीत हुई है। देखना यही होगा कि आखिर बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, आगे की क्या रणनीति बनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि हूती की तरफ से भी जवाब दिया गया है, और ये कहा गया है कि जो ये हमला हुआ है उसका जल्द ही बदला लिया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में जो ये युद्ध है उसका रंग और भी व्यापक देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जिस तरीके से लगातार देखिए ये हमले की खबर सामने आ रही है, उससे भारी नुकसान भी हुआ है। इजराइल ने हमला यमन पर किया, जिससे काफी तबाही मची है यमन। और चलिए यमन से अब सीधे आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं, जहां पर आरक्षण को लेकर लगातार जो हिंसक प्रोटेस्ट है वहां पर सड़कों पर लगातार जारी है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान और चीन की साजिश निकलकर सामने आ रही है। आखिर पाकिस्तान और चीन क्यों अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं बांग्लादेश में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटीज बंद, हॉस्टल खाली, इंटरनेट ठप, सड़कों पर तांडव है, हिंसा भड़क रही है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर हाहाकार मचा हुआ है। यह भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश का हाल है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण के विरोध में जमकर बवाल मचा है। लेकिन क्या इस हिंसा की स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने तैयार की है? क्या आईएसआई के मोहरे इस आग में घी डाल रहे हैं? क्या पाकिस्तान की समर्थित पार्टी ही ऐसे भड़काने के प्लान को एक्टिव कर चुकी है? शक और आरोप तो यही है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में रेडिकल मुस्लिम्स हैं, ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बेस हैं, पाकिस्तान से कनेक्शंस हैं, चाइना बैक्ड ग्रुप्स भी हैं जिनको चाइना पैसा देता है कुछ, ओके। तो उन सब ग्रुप्स का जो अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा
दिखता है। तो ये मूवमेंट केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, एक ओवरऑल एंटी सरकार हटाओ रेवोल्यूशन लाओ वाली हो जाएगी। बांग्लादेश को जलाने के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि आईएसआई पर आरक्षण विरोधी भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं, पूरा देश धधक रहा है, मारकाट मची है, सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है, पुलिस से हालात नहीं संभले तो सेना मोर्चे पर उतरी है। क्या ये सब पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि बांग्लादेश भारत का समर्थक है? बांग्लादेश में हिंसा हो रही है रिजर्वेशन को लेके, जिस तरह से वहाँ के तालिब इल्म या स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है, इसमें यकीनन आईएसआई का हाथ है और आईएसआई भी इसको चीन के निर्देशन पे ये कर रही है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का भारत के प्रति झुकाव जग जाहिर है। वो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है और इससे चीन और पाकिस्तान चिढ़े हुए हैं। शायद यही दोनों देश बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हो। इनमें भी पाक का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि पाकिस्तान से कटकर ही बांग्लादेश बना था। ऐसे में हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन की जांच करा रही है शेख हसीना, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान ही उसके घर में आग लगा रहा है। क्या आईएसआई ने ही बांग्लादेश को जलाने की सुपारी ले रखी है? रेडिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो चाइना बैक्ड ग्रुप्स है, उनको तो फ़ायदा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बांग्लादेश के अंदर से इंडियंस को पुश करने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को टेंस करें। तो मल्टीपल ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में जो कि ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और थोड़ी खटास आए। बांग्लादेश में एक पाकिस्तान समर्थित पार्टी है जमात इस्लामी, जिसका हाथ हिंसा के पीछे बताया जा रहा है। खबरें हैं कि उपद्रवियों को उकसाकर पाकिस्तान के मोहरे ही बवाल करवा रहे हैं। हालांकि आरक्षण के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिससे हिंसा भड़की है। तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी से त्राहिमाम मचा है। भारत ने बंधन रेल सेवा भी बंद कर दी और कई भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। भारत अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। बांग्लादेश के हालात पर नजर भी बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के बंगाल से सटी हुई है। लेकिन क्या पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत समर्थक बांग्लादेश में शांति हो? उसने एक चिंगारी को क्या आग बना दिया है, जिसकी आंच में अब बांग्लादेश जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओली की अग्नि परीक्षा की। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और आज उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, यानी कि विश्वास मत हासिल उन्हें करना होगा। आपको बता दें, केपी शर्मा ओली जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चीन का समर्थक उनको माना जाता है और ऐसे में आज उनकी अग्नि परीक्षा है। 275 सदस्य हैं नेपाल की संसद में और 138 की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आज कैसे केपी शर्मा ओली को पास करनी पड़ेगी अग्नि परीक्षा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज संसद में ओली को विश्वास मत हासिल करना है। ओली ने 14 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेपाली प्रधानमंत्री ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड के इस्तीफा देने के बाद ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दरअसल फ्लोर टेस्ट में दहल को केवल 63 सांसदों का साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। दहल को सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी।